नमस्कार दोस्तों। मैं अनुपमा जांगे और मैं आज बात करूंगी कक्षा 12वीं में पॉलिटिकल साइंस की किताब स्वतंत्र भारत में राजनीति के बारे में। हम सभी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अच्छा से जानते हैं और हमें समकालीन राजनीति यानी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स की भी थोड़ी बहुत समझ है। हालांकि जरूरत है उस अवधि के बारे में जानने की जो स्वतंत्रता आंदोलन को समकालीन राजनीति से जोड़ती है। यह किताब स्वतंत्र भारत में राजनीति आपको पिछले 70 वर्षों के दौरान हमारे लोकतंत्र की यात्रा की कहानी बताता है, ताकि आप राजनीतिक वास्तविकता को और गहराई से समझ सकें। अब हम आएंगे इस किताब के पहले अध्याय पर, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। भारत का जन्म बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हुआ था। हिंदुस्तान सन 1947 में जिन परिस्थितियों के बीच आजाद हुआ, शायद उस वक्त तक कोई भी देश वैसे हालात में आजाद नहीं हुआ था। आजादी मिली, लेकिन देश के बंटवारे के साथ। वर्ष 1947 अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का वर्ष था। आजाद हिंदुस्तान को इन्हीं कठिन परिस्थितियों में ही अपने बहुविध लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा शुरू करनी पड़ी। फिर भी हमारे नेताओं का ध्यान नहीं भटका और वे राष्ट्र निर्माण की नींव रखने पर तत्पर हो गए। राष्ट्र निर्माण के पहले कुछ वर्ष सबसे चुनौतीपूर्ण थे। भारत के संदर्भ में वह बिल्कुल वैसा था जैसे एक भयंकर बाढ़ के बाद बुरी तरह बर्बाद हुए शहर को वापस बसाने जैसा। लोगों में पीछे न देखते हुए कैसे एक शहर का पुनर्निर्माण किया जाए, कैसे एक नई उम्मीद जगाई जाए और कैसे सबसे जरूरी है कि सभी पर बराबर ध्यान दिया जाए। पहली और तात्कालिक चुनौती जो भारत के सामने थी, वह थी कि एक ऐसे राष्ट्र को आकार देना था जो एकता के सूत्र में बंधा हो, पर उससे उसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। भारत महाद्वीपीय आकार और विविधता का देश है। यहाँ लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों का पालन करते हैं। भारतीय संघ में उस समय रियासतों और रजवाड़ों के एकीकरण के लिए अतिशीघ्र संकल्प की आवश्यकता थी। दूसरी चुनौती जो भारत के सामने थी वो थी लोकतंत्र की स्थापना। कैसे संविधान के दायरे में लोकतांत्रिक प्रथाओं को विकसित किया जाए। और तीसरी चुनौती थी कैसे पूरे समाज के विकास और भलाई को सुनिश्चित किया जाए, न कि केवल कुछ वर्गों का, बल्कि सामाजिक रूप से वंचित तबकों और धार्मिक व सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों का कैसे विशेष ध्यान रखा जाए। कैसे आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए प्रभावी नीतियों को विकसित किया जाए। स्वतंत्र भारत ने इन चुनौतियों का कैसे जवाब दिया। भारत संविधान द्वारा निर्धारित विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने में किस हद तक सफल रहा। यह पूरा अध्याय इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा की चुनौती के बारे में। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया और उसमें अपनी सबसे पॉपुलर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दी। और दूसरी तरफ महात्मा गांधी ने कहा, कल हम ब्रिटिश वर्चस्व की गुलामी से मुक्त होंगे, लेकिन आधी रात को भारत का विभाजन होगा। कल इस प्रकार आनंदित होने के साथ साथ शोक का दिन होगा। दोनों विचार परस्पर विरोधी लगते हैं ना, लेकिन दोनों ही अपनी जगह सही है, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता एक दर्दनाक विभाजन के साथ आई थी। 1940 के दशक में राजनीतिक सोच पर कई बदलाव आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुई और ब्रिटिश भूमिका के कारण पाकिस्तान के निर्माण का निर्णय हुआ। ऐसा विभाजन न केवल बहुत दर्दनाक था, बल्कि निर्णय लेने और लागू करने के लिए भी बहुत मुश्किल था। विभाजन धार्मिक प्रमुखताओं से उपजे द्विराष्ट्र सिद्धांत पर आधारित था। इसका मतलब यह था कि जिन क्षेत्रों में मुसलमान बहुमत में थे, वे इलाके पाकिस्तान के हिस्से होंगे और शेष भारत के हिस्से कहलाएंगे। प्रस्तावित योजनाओं के अनुसार नया देश पाकिस्तान दो क्षेत्रों में मिलकर बनाया गया, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान, और दोनों के बीच में भारत के भूभाग का एक बड़ा विस्तार हुआ। ब्रिटिश भारत के पंजाब और बंगाल के मुस्लिम बहुल प्रांतों में से दो में बहुत बड़े क्षेत्र में ऐसे थे जहां गैर मुस्लिम बहुमत में थे। आखिरकार यह निर्णय लिया गया कि इन दोनों प्रांतों को धार्मिक बहुमत के अनुसार जिला
या उनसे भी निचले स्तर पर विभाजित किया जाएगा। यह निर्णय 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि तक भी नहीं किया जा सका। इसका मतलब था कि बड़ी संख्या में लोग स्वतंत्रता के दिन यह नहीं जानते थे कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में। आजादी के 2 दिन बाद सीमाओं की घोषणा की गई। घोषणा के साथ के अल्पसंख्यक हमले का आसान दोनों पक्षों के अल्पसंख्यक हमले का आसान लक्ष्य बन गए। शुरू में लोग और राजनीतिक नेता यह उम्मीद करते रहे कि यह हिंसा अस्थायी होगी और इसे जल्द ही नियंत्रित कर लिया जाएगा, लेकिन बहुत जल्द हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई। अभी तक के मानव इतिहास में वर्ष 1947 जनसंख्या का सबसे बड़ा, सबसे अचानक, अनियोजित और दुखद स्थानांतरण का वर्ष था। सीमा के दोनों ओर हत्याएं और अत्याचार हुए। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। लाहौर, अमृतसर और कोलकाता जैसे शहर सांप्रदायिक क्षेत्रों में विभाजित हो गए। इस विभाजन में दो समुदाय जो अभी तक अच्छे पड़ोसियों की भांति रहे आ रहे थे, अब हिंसक अलगाव का शिकार हुए। यह अनुमान लगाया जाता है कि विभाजन में लगभग 80 लाख लोगों को नई सीमा पार करने के लिए मजबूर किया। विभाजन संबंधी हिंसा में कुल 5 से 10 लाख लोग मारे गए थे। अंग्रेजों द्वारा जल्दबाजी में खींची गई सीमाएं आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्धों और 7 दशकों की दुश्मनी का केंद्र बन गया। नवनिर्मित पाकिस्तान में मुसलमानों के बड़े पैमाने पर प्रवास के बाद भी भारत की मुस्लिम आबादी 1951 में कुल जनसंख्या का 12% थी। इसलिए अब सवाल यह पैदा हुआ कि भारत सरकार को अपने मुस्लिम नागरिकों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक जैसे कि सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदियों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। विभाजन ने पहले ही दो समुदायों के बीच गंभीर संघर्ष पैदा कर दिया था। इस चुनौती को हम बाद के अध्यायों में विस्तार में पढ़ेंगे। अब हम अखंड भारत के निर्माण की एक और चुनौती पर नजर डालते हैं। ब्रिटिश भारत के दो हिस्से थे, एक ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत और दूसरे देसी रजवाड़े जो ब्रिटिश भारत के 1/3 हिस्से पर कायम थे। रजवाड़ों पर भारतीय राजाओं का शासन था, पर वह ब्रिटिश राज्य के अधीन थे। केवल कुछ आंतरिक मामलों में उन्हें कुछ स्वतंत्रता थी। आजादी से ठीक पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की थी कि सभी रजवाड़े और रियासतें अब ब्रिटिश अधीनता से आजाद हो जाएंगे और ये 565 रियासतें कानूनी रूप से स्वतंत्र हो जाएंगी और अंग्रेजी राज के हिसाब से रजवाड़े भारत या पाकिस्तान का हिस्सा बने या फिर स्वतंत्र रहे, यह फैसला लेने का अधिकार उनके राजाओं के पास होगा। यह एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या थी और इसे अखंड भारत के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो सकता था। और जल्द ही देखा गया कि त्रावणकोर के शासक, हैदराबाद के निजाम और भोपाल के नवाब भारत के साथ एकजुट होने के लिए सहमत नहीं दिखे। इनमें से अधिकांश रियासतों ने सरकारें गैर लोकतांत्रिक तरीके से चलती थीं और शासक अपनी आबादी को लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, उन्होंने कूटनीतिक तरीके से अधिकांश रियासतों को भारतीय संघ में लाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। यह अब आसान लग सकता है, लेकिन यह एक बहुत ही जटिल कार्य था जिसके लिए कुशल अनुनय की आवश्यकता थी। उदाहरण के लिए आज के उड़ीसा में 26 छोटे राज्य हैं, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में 14 बड़े राज्य, 119 छोटे राज्य और कई अन्य अलग अलग प्रशासन थे। शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए सभी रजवाड़े जिनकी सीमाएं आजाद भारत से मिलती थी, 15 अगस्त 1947 से पहले ही वे सभी भारतीय संघ में शामिल हो गए। अधिकांश राज्यों के शासकों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नामक एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिसका अर्थ था कि वे राज्य भारत संघ का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गए थे। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का प्रवेश बाकी की तुलना में अधिक कठिन साबित हुआ। आप इनमें से प्रत्येक राज्य के बारे में अपनी पाठ्य पुस्तक से विस्तार में पढ़ सकते हैं। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया रियासतों के विभाजन और एकीकरण के साथ ही समाप्त नहीं हुई। अब चुनौती भारतीय राज्यों की आंतरिक सीमाओं को तय करने की थी। यह सिर्फ प्रशासनिक विभाजन की बात नहीं थी। सीमाओं को इस तरह से खींचा जाना था ताकि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता भी बनी रहे और राष्ट्र की एकता भी खंडित न हो। हमारे नेताओं ने उस समय महसूस किया
कि भाषा के आधार पर राज्यों को तराशने से व्यवधान और विघटन हो सकता है। यह भी महसूस किया गया कि इससे देश के सामने आने वाली अन्य सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से ध्यान हटेगा। केंद्रीय नेतृत्व ने मामलों को स्थगित करने का फैसला किया, लेकिन कुछ ही समय के भीतर पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसमें वर्तमान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्से शामिल थे। कांग्रेस नेता और दिग्गज गांधीवादी पोटी श्रीरामुलु अनिश्चितकालीन उपवास पर चले गए, जिसके कारण 56 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अंत में प्रधानमंत्री ने दिसंबर 1952 में एक अलग आंध्र राज्य के गठन की घोषणा की। आंध्र के गठन ने देश के अन्य हिस्सों में भाषाई आधार पर अन्य राज्यों को बनाने के लिए संघर्ष को गति दी। इन संघर्षों ने केंद्र सरकार को 1953 में राज्यों के सीमाओं के पुनर्विकास के सवाल पर एक राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त करने के लिए मजबूर किया। इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। इसके कारण 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ। आशंका थी कि नए भाषाई राज्यों के अलगाववादी की भावना पनपेगी और नवनिर्मित भारतीय राष्ट्र पर दबाव बढ़ेगा। बहुतों की आशंका यह भी थी कि ऐसा होगा, लेकिन आशंका के विपरीत इससे देश टूटा नहीं बल्कि देश की एकता और ज्यादा मजबूत हुई। भाषाई राज्य तथा इन राज्यों के गठन के लिए चले आंदोलनों ने लोकतांत्रिक राजनीति तथा नेतृत्व की प्रकृति को बुनियादी रूपों में बदला। भारत में लोकतंत्र होने का एक बृहत्तर अर्थ बना। लोकतंत्र को चुनने का अर्थ था विभिन्नताओं को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना, और यह भी मानकर चलना कि विभिन्नताओं में आपसी विरोध भी हो सकता है। आगे के दिनों में अधिकांश राजनीति इसी दायरे में चली। राज्यों का पुनर्गठन यही बंद नहीं हुआ। बाद में बॉम्बे, महाराष्ट्र और गुजरात में टूट गया। पंजाब का विभाजन पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में हुआ। उसके बाद उत्तर पूर्व में हमारे पास अलग राज्यों के रूप में नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और एपी हुए। और बाद के वर्षों में भाषाई नहीं बल्कि क्षेत्रीय संस्कृति और संतुलन के आधार पर झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जैसे अलग अलग राज्यों का जन्म हुआ। आज भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका जैसे देश में आज 50 राज्य हैं और अमेरिका की आबादी भारत से 1/4 है। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्र निर्माण एक सतत प्रक्रिया है और भारत राष्ट्र निर्माण की क्रमागत उन्नति यानी इवोल्यूशन ऑफ नेशन की राह पर तत्पर है। तो यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। मेरी कोशिश थी कि इस वीडियो के जरिए आपको एक समीक्षण मिले और जिज्ञासा उजागर हो। पूरी जानकारी के लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तिका जरूर पढ़ें। यह और अगले वीडियो में हम अध्याय 2 को कवर करेंगे। धन्यवाद।